कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा से यह पाठ आप सबके सामने पेश है। पाठ 18 पाठ से संबंधित लेखक का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित जो लेखक हैं उनका नाम है निर्मल वर्मा और उनका जीवन परिचय हम इस भाग में समझने का प्रयास करेंगे। पाठ 18 से संबंधित तो लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। इनका जन्म सन 1929 में हुआ और निधन 2005 में। निर्मल वर्मा का जन्म शिमला में हुआ जो कि हिमाचल प्रदेश में। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में से इतिहास में एमए किया और अध्यापन कार्य करने लगे। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 में वहां गए और चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो निर्मल वर्मा जी हैं वो शिमला में उनका जन्म हुआ है और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्होंने हिस्ट्री में इतिहास में अपना एमए किया है और उसी में उन्होंने टीचिंग भी किया था, उसी में उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। और उसके बाद उन्होंने चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान में वहाँ पर जो विद्या संस्थान था वहाँ के निमंत्रण पर वो वहाँ 1959 में गए और वहाँ पर उन्होंने कुछ उपन्यासों और कहानियों का हिंदी अनुवाद भी किया। निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही अंग्रेजी पर भी अधिकार प्राप्त था। यानी आप देखेंगे कि उनकी शिक्षा की जब हमने जानकारी ली कि शिक्षा उनकी कैसी थी, उन्होंने इतिहास में एमए किया है सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दिल्ली से और वो हिंदी भाषा पर एक अच्छी पकड़ रखने के साथ साथ अंग्रेजी भाषा पर भी उनकी एक अच्छी पकड़ है। तो निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही अंग्रेजी पर भी अधिकार प्राप्त था। अधिकार मतलब कि भाषा का बहुत ज़्यादा ही अच्छा ज्ञान होना। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख लिखे और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। यानी हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जो बहुत ही जाने माने समाचार पत्र हैं, वहाँ पर उन्होंने सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर बहुत सारे अपने जो हैं लेख लिखे थे और साथ ही रिपोर्टाज भी लिखे हैं जो उनके निबंध संग्रहों में संकलित हैं। यानी वो जो उन्होंने लेख उन न्यूज़पेपर्स के लिए लिखे थे वो सारे लेख जो हैं उनके निबंध का जो संग्रह है उसमें संकलित किए हुए हैं। सन 1970 में वो भारत लौट आए और फिर स्वतंत्र लेखन करने लगे और उसके बाद से जब उन्होंने इतना काम किया तो वो भारत वापस लौटकर अब वो स्वतंत्र लेख लिखने लगे। यानी अपने अनुसार से वो जो लिखना चाहते थे उन्होंने वो लिखा। निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में है। वे नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ आदि कहानी संग्रह हैं। ये सारे अभी तक ये जितने भी हमने पढ़े सारे कहानी संग्रह हैं इनके। और फिर उसके बाद है वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख तथा अंतिम अरण्य उपन्यास हैं। ये सारे इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। रात का रिपोर्टर जिस पर सीरियल भी तैयार किया गया है उनका एक उपन्यास है। रात का रिपोर्टर जो कि एक उनका उपन्यास है और उस पर एक सीरियल भी बना हुआ है। हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन में उनके यात्रा संस्मरण संकलित हैं। शब्द और स्मृति तथा कला का जोखिम, शब्द और स्मृति तथा कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए उनके निबंध संग्रह हैं जिनमें विविध विषयों का विवेचन मिलता है। सन 1985 में कव्वे और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और इसके अतिरिक्त उन्हें कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर जो है इस भाग में इस पैराग्राफ में निर्मल वर्मा का जो लेखन है, लेखन की जो शैली है, शैली मतलब तरीका, वो कैसा है। निर्मल वर्मा की भाषा शैली में एक अनोखी कसावट है जो विचार सूत्र की गहनता को विविध उद्धरणों से रोचक बनाते हुए विषय का विस्तार करती है। यानी जो निर्मल वर्मा जी अपने लेखन में जिन विचारों को पेश करते हैं उसको बहुत ही गहनता से उदाहरणों का प्रयोग करते हुए समझाने का प्रयोग करते हैं और उदाहरणों के प्रयोग से उनकी वो बात बहुत ही रोचक बन जाती है जो कि समझने में बहुत ही आसान हो जाती है और बहुत ही गहन अर्थ समझाते हुए हमें उस लेखन में रुचि दिलाती है। शब्द चयन में जटिलता ना होते हुए भी, यानी
शब्दों का जो चयन है, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है उन्होंने अपने लेखन में, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी काव्य रचना में मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता है। मिश्र और संयुक्त वाक्य, जहाँ दो वाक्यों को अलग अलग तरीके से जोड़ा जाता है, वो मिश्र और संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। स्थान स्थान पर उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। स्वाभाविक, इसका मतलब कि ये कि जहाँ उनकी ज़रूरत थी उस हिसाब से उन अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है, ना कि ज़बरदस्ती उन शब्दों के प्रयोग को दिखलाने के लिए, अपनी शब्द चयन की क्षमता को दिखाने के लिए शब्दों का ज़बरदस्ती अपने लेखन में लिख देना या उनका प्रयोग कर देना, वो नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, यानी जो आप कह सकते हैं कि शब्दों की जो जहाँ ज़रूरत है, डिमांड है, वहाँ पर अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग उन्होंने अपने लेखन में किया है, जिससे उनकी भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोग की झलक मिलती है। अब आप देखेंगे कि हमने निर्मल वर्मा जी की जो भाषा शैली पढ़ी है, उसमें देखा है कि गहरे विचार को बताते हैं और शब्द ज़्यादा कठिन नहीं होते, और उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जो उनके रचनाएं हैं उसमें मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता दिखती है। तो आप इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, इनके नामों को समझेंगे, और फिर उसके आधार पर इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें याद करने में आप देखेंगे इनके जितने भी ये रचनाएं हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं। सारा जो विषय है इनका, जो अपने लेखन का जो मुख्य जो विषय है या नाम है, वो आप देख सकते हैं कितने लंबे लंबे और आसान शब्दों वाले हैं, ना कि और कैसे शब्द हैं, आसान शब्द जो हर कोई प्रयोग कर सकता है, हर कोई आसानी से समझ सकता है। और आप देखेंगे इसमें से कुछ उर्दू शब्द भी हैं, कुछ अंग्रेजी शब्द भी देखने को मिलेंगे, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जब शब्दों को ध्यान से उनको पढ़ते हुए, समझते हुए उनको महसूस करेंगे, तो रचनाएं याद करने में बड़ी आसानी होगी। अब जो यहाँ पर पाठ्यक्रम में जो पाठ जोड़ा गया है, उस पाठ से संबंधित कुछ संक्षेप में जानकारी दी है। संक्षेप यानी छोटे रूप में, संक्षिप्त में जानकारी दी है जो पाठ्यक्रम में जुड़ा है। यहाँ पर जो पाठ प्रस्तुत है निर्मल वर्मा द्वारा जी, वो क्या बताता है? जहाँ कोई वापसी नहीं, यात्रा वृत्तांत, यानी कि ये वो रचना है जो यात्राओं का वर्णन प्रस्तुत करती है, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। जहाँ कोई वापसी नहीं, वो एक रचना है। धुंध से उठती धुन संग्रह से लिया गया है, यानी यहाँ जो ये पाठ प्रस्तुत है वो उनके लेखन धुंध से उठती धुन से लिया गया है, यानी एक अंश आपको सिर्फ इस पाठ का दिया गया है। इस पाठ में जो इस धुंध से उठती धुन संग्रह से एक अंश लिया गया है और इस पाठ आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, जिसका नाम है जहाँ कोई वापसी नहीं, और ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जहाँ पर किसी भी यात्रा का वर्णन लेखक जो है प्रस्तुत करता है। उसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। अब ये जो पाठ है वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें ये बताता है कि जो हमारा पर्यावरण है, इस पर्यावरण को से संबंधित जो सरोकार हैं, जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो विकास के नाम पर किस तरीके से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो खड़ी करी जा रही हैं और पर्यावरण को हमारे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके बारे में बताया। और साथ ही विकास के नाम पर जब हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसकी वजह से विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह का किसी चीज़ का जाना, तो उसकी भी समस्या जो मनुष्य में आ रही है, मनुष्य जो उस चीज़ से पीड़ित है। आप देखेंगे कि जो गरीब लोग होते हैं वो इधर उधर किसी भी तरीके से अपने रहने का एक ठिकाना बनाते हैं, और इस तरीके से जहाँ भी सरकारी योजनाएं आ जाती हैं वहाँ से उनको हटना पड़ता है, विस्थापन की समस्या आ जाती है। और कई जगह पे ऐसे भी होता है कि अच्छे खासी तरीके से रहन सहन उन लोगों का चल रहा होता है, लेकिन कोई भी सरकारी जो विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए जो ये विकास किया जा रहा है शहरों का, वो उसके नाम पर जो विस्थापन की समस्याएं आती हैं कि इंसान को, व्यक्ति को जो है उस जगह को छोड़ना पड़ता है।
शहरों को विकास देने के नाम पर, उसकी समस्या को भी उन्होंने यहाँ लेखक ने रेखांकित किया है। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए, यानी विकास होना चाहिए, लेकिन विकास ऐसा हो कि जिससे हमारी प्रकृति को या फिर हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, और इसके बीच में एक बैलेंस बना होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बुद्धिमत्ता का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि विकास के नाम पर हम एक विकसित जो शहर है उसमें अपना एक उच्च स्तरीय जीवन तो जी रहे हैं शहरों में जाकर, लेकिन पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंच जाएगा तो वो विकास भी कुछ दिनों बाद हमारे किसी काम में नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमारा जो विकास है और साथ ही पर्यावरण के बीच में जो एक बैलेंस बना होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर लेखक जो है अपने विचारों को यहाँ इस पाठ में अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कितना जरूरी है इस संतुलन को बनाए रखना, नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा और मनुष्य अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा। औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है, इसका मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया है। यह पाठ विस्थापितों की अनेक समस्याओं का हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है, यानी जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, उसके वर्णन के साथ ही लेखक ने यहाँ पर विस्थापितों यानी उन लोगों के बारे में भी जानकारी दी है, उनकी परेशानियों का वर्णन प्रस्तुत किया है, जो लोगों को इस मजबूरी के तहत उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ता है, और उनका जो हृदय स्पर्शी यानी उनकी भावनाओं जो कि कोई और नहीं समझ पा रहा है, जो दिल को छूने वाली बातें हैं, वो विस्थापितों की अनेक समस्याओं का हृदय स्पर्शी जो दिल को छू लेने वाला चित्र है वो प्रस्तुत उन्होंने यहाँ पर किया है। इस सत्य को भी उद्घाटित किया है, यानी इस सच को भी उन्होंने इस पाठ में सामने लाया है कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में, यानी विकास के नाम पर अंधाधुंध लोग जो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं और अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मनुष्य के साथ खेल रहे हैं, उसकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, ये इस अंधी दौड़ में, इस औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे जैसे कि एक व्यक्ति जो कि ग्रामीण इलाके से संबंधित है, लेकिन उसे पैसों की इतनी ज़रूरत है कि उसको शहर में आना पड़ता है, तो जब वो अपने गांव को छोड़ता है तो अपने गांव के वातावरण को, परिवेश को भी छोड़ना पड़ता है, अपनी संस्कृति को भी भुलाना पड़ता है, क्योंकि शहरों का जीवन भागम भाग वाला होता है और ग्रामीण क्षेत्रों जैसा वो शांति और इत्मीनान वो सब नहीं होता, और ना जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी संस्कृति का पालन किया जाता है, उसको बांध कर अपने से रखा जाता है, वो सब भी वो बिल्कुल नहीं होता। तो लेखक यही बताना चाहते हैं कि विकास की अंधी दौड़ में सिर्फ मनुष्य को ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं भागना पड़ता है या विस्थापित होना पड़ता, बल्कि उसका जो परिवेश है, उसकी संस्कृति भी है, और जो उसका आवास स्थल यानी उसकी जो रहने की जगह है वो भी खो जाता है उसके साथ साथ। तो किस तरीके से विकास के नाम पर जो अंधी होड़ और दौड़ लगी हुई है वो किस तरीके से पर्यावरण को और प्रकृति को नुकसान तो पहुंचाने के साथ साथ पहुंचा ही रहा है, लेकिन इंसान के साथ किस तरीके से खेल रहा है, उसके परिवेश के साथ, उसकी संस्कृति के साथ और उसके आवास स्थल के साथ कैसे खेल रहा है, उसका वर्णन इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा। तो आशा करती हूँ यहाँ पर जो हमने लेखक का जीवन परिचय पढ़ा है और पाठ से संबंधित एक संक्षेप वर्णन जो हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया है, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। वृत्तांत है, यहाँ पर किसी यात्रा का वर्णन प्रस्तुत होगा और लेखक जो है सिंगरौली नाम की जगह है, वहाँ की बात बता रहे हैं और समय है 1983 का। वह धान रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत, जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव गए हुए थे। तो अब लेखक जो है ये बता रहे हैं कि जुलाई महीने का जो अंत होता है वो धान रोपाई का महीना होता है, जब बारिश से खेतों में पानी भर जाता है, क्योंकि धान की रोपाई के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है और उस वक्त पानी काफ़ी बरस जाता है और खेतों में पानी भर जाता है, फिर धान की रोपाई शुरू हो जाती है। लेखक बताते हैं कि उस दोपहर को सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव गए हुए थे और इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है, जहाँ लगभग 18 छोटे छोटे गाँव बसे हैं। इन्हीं गाँव में से एक गाँव का नाम है अमझर है, क्योंकि ये आम के पेड़ों से घिरा हुआ गांव था।
जहाँ आम झरते रहते हैं। अमझर दो शब्दों से बना है, अम यानी आम, झर मतलब झरना, क्योंकि ये गांव आम के पेड़ों से ही घिरा है और भरा पड़ा है और यहाँ आम झरते रहते हैं। इतने आमों की पैदावार यहाँ होती है, इस वजह से इस गांव का नाम अमझर है। किंतु पिछले 2-3 सालों से पेड़ों पर सूनापन है, ना कोई फल पकता है ना कुछ नीचे झरता है। कारण पूछने पर पता चला है कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से ना जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। अब नवा गांव के अंतर्गत जो अमझर है वहाँ की बात बताई जा रही है, क्योंकि अमझर जो आम के पेड़ों से घिरा गांव है, यहाँ पे देखने को मिलता है कि 2-3 सालों से आम के पेड़ों पर कोई फल ही नहीं लग रहे हैं। और ऐसा पूछने पर उनको पता लगता है, लेखक को पता लगता है कि अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के कुछ गांव उजाड़ने की बात और घोषणा कर दी गई है। तब से ऐसा लगता है कि पेड़ों ने भी इस बात को महसूस कर लिया है और वो भी सूखे से पड़ गए हैं और उन पे फल ही नहीं लग रहे हैं। तो लेखक ये कहते हैं कि आदमी अगर उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर भी क्या करेगा। यानी पेड़ों को भी जो है हर किसी की जो अस्मिता है, पहचान है, वो भी महसूस करते हैं। अगर मनुष्य रहेगा तो मनुष्य ही पेड़ों की देखभाल करेगा, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, तभी पेड़ जो है बड़े होंगे और वो फल फूल देंगे। लेकिन जब मनुष्य ही नहीं रहेगा, उसे ही उजाड़ दिया जाएगा, तो पेड़ पौधे भी रहकर क्या करेंगे और किस तरीके से वो आगे पनपेंगे। तो आदमी उजड़ेगा तो पेड़ भी जीवित रहकर क्या करेंगे। वो भी जीवित होते हैं, वो भी चीज़ें महसूस करते हैं एक तरीके से। टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी। लेखक बता रहे हैं कि टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए एक बार इसी तरीके से संघर्ष हुआ था, लोगों ने आंदोलन किए थे और उसकी कहानियां लेखक ने बहुत सी सुनी थी। लेकिन मनुष्य के विस्थापन के विरोध में मतलब कि अब क्योंकि गांव उजड़ जाएगा तो लोगों को वो गांव छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ेगा। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह बसना। अब ये जानकारी होने पर किस तरीके से अमझर गांव में लोगों के विस्थापन की बात सुनकर उनके विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर सकते हैं। मूक सत्याग्रह मतलब कि वो आंदोलन जिसमें बिना कुछ बोले अपने आंदोलन को प्रदर्शित किया जाता है। पेड़ पौधे क्योंकि बोल नहीं सकते तो उन पे फल नहीं लग रहे, बिना बोले वो अपने प्रदर्शन को प्रकट कर रहे हैं। और ये मूक प्रदर्शन जो है लेखक देख रहे हैं अपनी आंखों से। इसका विचित्र अनुभव उनको पहली बार सिंगरौली में ही हुआ। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी एक अनूठा अनुभव था, यानी बहुत ही हैरानी की बात है और ये एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस आप जिसे कह सकते हैं, वो लेखक के लिए ये ऐसा ही था। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी। अब दूसरा कारण भी बता रहे हैं कि वो क्यों उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर कैसी अनाथ उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं, ये मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी, दम घुटती भयावह बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था। किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की जिंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन में पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला। लेखक कहते हैं कि लोग स्लम्स को देखकर आंख नाक मुंह अपने सिकोड़ते तो है कि किस तरीके से गंदगी में बसे ये लोग हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि ये विस्थापित लोग किस तरीके की ज़िंदगी पहले जिया करते थे और इन्हें क्यों विस्थापित होना पड़ा। और ये चीज़ को उन्होंने महसूस किया अमझर में उन्होंने देखा था कि अमझर गाँव में किस तरीके से लोग साफ़ सफाई से और एक बेहतरीन और एक अच्छी खासी जिंदगी, अच्छे खासे रहन सहन के साथ जी रहे थे। लेकिन जब उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा, उन्हें विस्थापित होना पड़ा, तो किस तरीके की घुटती और भयावह बस्तियों में, गंदी बस्तियों में जाकर उन्हें बसना पड़ा। तो ये चीज़ बताती है कि जगह छोड़ने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विस्थापन के समय लोगों को तकलीफ़ देती हैं। यानी सिर्फ जगह ही नहीं छूटती, बहुत और भी सारी चीज़ें होती हैं जो उनके साथ छूट जाती हैं और कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है इसी के लिए। किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की ज़िंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ
पवित्र खुलेपन में पहली बार अमझर गांव में उन्होंने देखा। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़े और पानी, चारों तरफ पानी। अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखो तो लगेगा जैसे समूची जमीन एक झील है, एक अंतहीन सरोवर जिसमें पेड़, झोपड़े, आदमी, ढोर डांगर आधे पानी में, आधे ऊपर तिरते दिखाई देते हैं, मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो। इस तरीके का वातावरण उन्होंने वहां अमझर गांव में देखा था। किश्तीनुमा हैट जो फोटो या फिल्मों में देखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से हमें देखती हैं, बिल्कुल उन युवा हिरनियों की तरह जिन्हें मैंने एक बार कान्हा के वन्य स्थल में देखा था। किंतु वे डरती नहीं है, भागती नहीं, सिर्फ विस्मय से मुस्कुराती हैं। विस्मय यानी हैरानी से मुस्कुराती हैं और फिर सिर झुकाकर अपने काम में डूब जाती हैं। यानी लेखक उस ग्रामीण इलाके का, क्षेत्र का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरीके से आप वहाँ की जो शालीनता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कितने प्यार से और शांति से और साफ सफाई से और अपने काम में व्यस्त रहने वाले लोग होते हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से चीनी हैट की तरह एक चीनी औरतों की याद दिलाते हैं किश्तीनुमा हैट में, जो फोटो या फिल्मों में देखने को मिलती हैं। और जरा से हट पाते हुए एक साथ उनकी तरफ देखने लगती हैं। और ऐसा उन्होंने एक बार कान्हा के वन्य स्थल में देखा था, लेकिन वो डरती नहीं है, एक बार देखती हैं और देख कर फिर अपने काम में, उनको मुस्कुराते हुए देखते हुए बाद में अपने काम में फिर से डूब जाती हैं। ये समुच्चय दृश्य इतना साफ और सजीव है, अपनी स्वच्छ मांसलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत मतलब सच है कि एक क्षण के लिए विश्वास ही नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। झोपड़े, खेत, ढोर, आम के पेड़ सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि ये जो दृश्य मैं देख रहा हूँ गांव का, कि खेत खलिहान है, पानी से भरे हैं, लोग काम कर रहे हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, इतनी शांति है, इतनी सुंदरता, इतनी हरियाली है, ये विकास की अंधी दौड़ में आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे ना दब जाएं। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा कि विकास की दौड़ में लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर खड़ी कर देंगे। फिर ये हरियाली और ये शांति और ये खेत खलिहान, ये हरियाली कहाँ देखने को मिलेगी? और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर या बैढ़न की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी। और लेखक कहते हैं शायद कुछ टाइम के बाद ऐसा हो कि ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे मन मस्तिष्क में एक फोटो की तरह, बस एक सपने की तरह धुंधली सी रह जाएंगी बस। किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम भी नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव भी था जहां आम झरा करते थे। तो लेखक ये कहते हैं कि ये तो फिर भी एक बार उनके दिल दिमाग में एक चित्र तो रहेगा कि पहले इस जगह पे इस तरीके से खेत खलिहान होते थे, हरियाली थी, स्वच्छता थी, निर्मलता थी, शांति थी, व्यस्तता थी। लेकिन उनके बच्चे जो कि भी छोटे, जिन्हें किसी भी तरीके की समझ नहीं है, उनके मन मस्तिष्क में इन सब चीज़ों की तो झलक भी नहीं रह जाएगी। और इस तरह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधुनिकता के दौर में ईंटों की से लदे बिल्डिंग्स सिर्फ देखने को और कॉलोनी ही देखने को मिलेंगी। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं जिन्हें औद्योगिकरण और झंझावात ने अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। यानी अब लेखक जो है ये बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, जिनको सरकारी घोषणाओं के बाद अपने गांवों को छोड़ना पड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह आकर बसना पड़ता है। और ये सब औद्योगिकरण यानी ये मशीनीकरण के बाद और कंपनीज अपनी लगाने के लिए या बिल्डिंग्स खड़ी करने के लिए या फिर विकास के नाम पर शहरों को विकसित करने के लिए, ये सब जो भी काम हो रहे हैं, जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावत ने अपनी घर ज़मीन से उखाड़ कर, यानी उन ग्रामीणों की बात की जा रही है जिनको अपना घर बार छोड़कर, अपने परिवेश को छोड़कर एक जगह से हटकर दूसरी जगह जाकर बसना पड़ता है, जो कि औद्योगिकरण
ने अपनी घर ज़मीन से उखाड़कर हमेशा के लिए उन्हें निर्वासित कर दिया है। प्रकृति और इतिहास के बीच ये गहरा अंतर है, प्रकृति और इतिहास के बीच, यानी ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि हमारी प्रकृति वो कैसी है और इतिहास कैसा है, इसके बीच का ये एक गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। यानी लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले विस्थापन नहीं होता था या शरणार्थी नहीं होते थे। प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती थी, जब बाढ़ या भूकंप आते थे, उसकी वजह से लोगों को अपना घर बार, अपना परिवेश छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह बसना पड़ता था। लेकिन जब देखते थे कि अब संकट हट गया है तो लोग मौका देखकर, समय देखकर वापस अपनी जगहों पर चले जाया करते थे। लेकिन ये जो विस्थापन है वो हमेशा के लिए हो जाता है, जहाँ पर विकास के नाम पर, औद्योगिकरण के नाम पर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों का वो जो नज़ारा है, जहाँ खेत खलिहान और लोगों को काम करते हुए देखा जा सकता है, हरियाली देखी जा सकती है, उसकी वो सब विकास की अंधी दौड़ में ख़त्म हो जाएगा और उसकी वजह से ये जो विस्थापन होता है वो हमेशा के लिए विस्थापन मिल जाता है। तो लेखक ये बता रहे हैं कि विस्थापन पहले भी होता था, जब प्रकृति के रूप से कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से लोगों को वहाँ से दूसरी जगह बसना पड़ता था, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए होता था। लेकिन ये विस्थापन जो विकास के नाम पर हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा के लिए होता है और एक बार से दूसरी बार, दूसरी जगह से तीसरी जगह विस्थापन होता ही रहता है। किंतु आफत टलते हुए दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते थे। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, यानी लोगों को अपनी जगह से काटता है, हटाता है, तो वे फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाते। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश और उसका आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। यानी एक व्यक्ति जहाँ पर रह रहा है उस परिवेश से वो मिलजुल जाता है और उसके अनुसार ही उसके जीवन की जो दिनचर्या है वो जुड़ जाती है, बंध जाती है और उसी माहौल में बसकर वो अपनी संस्कृति को, अपने परिवेश से जुड़कर अपने जीवन को खुशहाली से, अपने हिसाब से, अपने अनुसार जीने लगता है। लेकिन अभी वही व्यक्ति को अगर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह विस्थापित किया जाता है तो उस जगह को छोड़ने के साथ साथ उसका परिवेश भी हट जाता है, उसकी संस्कृति भी जो है छूट जाती है और उसी के साथ उसके जो भाव उससे, उस जगह से जुड़े होते हैं, उसकी संवेदनाएं जो होती हैं वो भी उसको तकलीफ पहुंचाती हैं जब उसे छोड़ना पड़ता है। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ जगह ही नहीं छूटती, उसके साथ बहुत कुछ नष्ट हो जाता है और छूट जाता है। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है, सिंगरौली इसका ज्वलंत उदाहरण है। लेखक कह रहे हैं कि किसी हरी भरी जगह को कितनी नासमझी से और कितनी बेरहमी से उजाड़ा जा सकता है, इसका साफ उदाहरण जो है वो सिंगरौली है। कैसे? अगर ये इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इसका क्षोभ इतना शोभ नहीं होता, किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वर और जंगल इतने समृद्ध है कि उनके सहारे शताब्दियों से हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते आए। लेखक कह रहे हैं कि अगर ये इलाका रेगिस्तानी होता तो शायद इतना दुख नहीं होता, लेकिन सिंगरौली एक ऐसी जगह है जिसकी ज़मीन इतनी उपजाऊ थी, इसके जंगल इतने समृद्ध थे कि शताब्दियों तक हजारों वनवासी जो हैं और किसान अपना भरण पोषण उससे कर सकते थे। ऐसी हरी भरी जगह और ऐसी उत्पादन करने वाली और जो लोगों का भरण पोषण और प्राकृतिक रूप से भरपूर थी, उस जगह का, उस ज़मीन का इतनी निर्ममता से उसके साथ खिलवाड़ करना जो है लेखक को बहुत बुरा लगता है। और वो बताते हैं कि सिंगरौली के साथ जितना बुरा हुआ है उसको आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी ज़मीन बहुत ही उपजाऊ थी और उसके जंगल बहुत ही समृद्ध थे और प्राकृतिक रूप से वो जगह जो है बहुत ही जो है लोगों के काम की जगह थी। 1926 से पूर्व यहाँ खैरवार जाति के आदिवासी
राजा प्रशासन किया करते थे, किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। 20 वर्ष पहले तक समूचा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहां अधिकांशतः कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम ही श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है। यानी जो श्रृंगावली पर्वतमाला थी, उसी के नाम से सिंगरौली नाम पड़ा था इस क्षेत्र का, इस अंचल का। और ये जो है इसका प्राकृतिक वर्णन जो है लेखक ने प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से ये गांव जो है इसका निर्माण हुआ, किस तरीके से ये सामने आया था, जो कि पूर्व पश्चिम में पर्वतमाला श्रृंगावली से फैला हुआ था और उसी से सिंगरौली नाम मिला। चारों ओर फैले घने जंगलों के कारण यातायात के साधन इतने सीमित थे, यानी चारों तरफ घने जंगल थे, तो यातायात के साधन जो है इतने सीमित थे कि बहुत यहाँ पर आना जाना इतना आसान नहीं था। यानी यातायात के साधन बहुत सीमित थे, आना जाना बहुत ही कठिन हुआ करता था इस क्षेत्र में। एक ज़माने में सिंगरौली अपने अतुल जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद काला पानी माना जाता था, जहाँ ना लोग भीतर आते थे, न बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। तो इस तरीके से लेखक यहाँ के प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी प्राकृतिक सौंदर्य से और अपने प्रकृति के से हुए नाम की वजह से ये जगह जानी जाती थी। किंतु कोई भी प्रदेश आज के लोलुप मतलब लालची, यानी किंतु कोई भी प्रदेश आज के लालची युग में अपने अलगाव में सुरक्षित नहीं रह सकता। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। कहने का मतलब, अब जिस तरीके से सिंगरौली जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता है, अब उसकी प्राकृतिक सुंदरता ही तो लोगों को और सरकार को अपने विकास के नाम पर अपनी ओर खींच लेती है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि कभी कभी उसकी प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी संपदा ही जो है उसके लिए अभिशाप बन जाती है। और दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रही। और इस तरीके से दिल्ली के जो सत्ताधारी हैं, जो शासन करने वाले हैं और उद्योगपति हैं, उनकी आंखों से सिंगरौली जो है ज़्यादा दूर नहीं रह पाया और उसकी अपार खनिज संपदा, यानी प्रकृति से जो कुछ भी उसको संपदा मिल सकती थी, वो दिल्ली के सत्ताधारियों से छिपी नहीं रह सकी और दिल्ली की नज़र जो है इस पर पड़ गई और इसके विकास के नाम पर इसका भी प्रयोग होना शुरू हो गया। विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनने से आई थी। यानी विस्थापन की पहली वजह क्या बनी? रिहंद बांध। यानी रिहंद बांध बनाने की वजह से वहाँ पर बसे लोगों को विस्थापन करना पड़ा, यानी उस जगह से हटकर दूसरी जगह जाकर बसना पड़ा। रिहंद बांध बनने से आई थी, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए थे। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ था। चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल बनाए गए। सिंगरौली, जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अपने अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था, अब प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ। यानी अब लेखक बताते कि सिंगरौली जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण बैकुंठ माना जाता था, स्वर्ग के समान माना जाता था, तो अपने अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था। अब प्रगति के नाम पर जब यहाँ सिंगरौली में विकास हुआ, पुल बने, सड़कें बनी, तो उसकी वजह से मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ ये प्रतिष्ठित भी हो गया। कोयले की खदानों और उन पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों की एक पूरी श्रृंखला ने पूरे प्रदेश को अपने में घेर लिया। जहाँ बाहर का आदमी फटकता ना था, वहाँ केंद्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कतार लग गई। यानी लेखक बताते हैं कि क्योंकि
जो प्राकृतिक रूप से अपार संपदा थी, घने जंगल थे, इसकी वजह से यहाँ पर सुनसान रहता था। लेकिन जब सरकारी काम की वजह से यहाँ पे सड़कें बन गई, पुल बन गए, तो उसके बाद यहाँ पर जो कि पहले कोई भी नहीं दिखता था, उसके बाद से यहाँ पर अफसरों, इंजीनियरों, विशेषज्ञों की कतार सी लग गई। जिस तरह ज़मीन पर पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चीलों का झुंड मंडराने लगता है, वैसे ही सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर ठेकेदारों, वन अधिकारियों, सरकारी कारिंदों का आक्रमण शुरू हो गया। यानी जब जमीन पर कोई शिकार पड़ा हुआ मिलता है तो गिद्ध, चील सब देखते ही उसको खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उस पर भीड़ जमा हो जाती है पक्षियों की, उन्हें खाने के लिए। वैसे ही सिंगरौली जैसे ही सरकारी नज़र में आया, उसी चील और गिद्ध की तरह उसे नोच खाने के लिए, सिंगरौली को और उसकी प्राकृतिक संपदा को नोच खाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी नज़र उस पर जैसे ही पड़ी, उस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। किसने? ठेकेदारों ने, वन अधिकारियों ने, सरकारी कारिंदों ने। कैसे आक्रमण पहुंचा दिया कि वहाँ की प्राकृतिक, जाहिर सी बात है, सड़कें बनेंगी तो पेड़ पौधे काटे जाएंगे, जंगल खत्म होंगे, और पुल बनेंगे तो भी उसमें नुकसान होगा। तो इस तरीके से यह वहाँ की प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाना है। विकास का यह उजला पहलू, यानी विकास के नाम पर लोग कहते हैं कि सड़कें बन जाएंगी, पुलें बन जाएंगी, तो नाम हो जाता है विकास हो गया, लेकिन ये उजला पहलू किस तरीके से एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है, हमारी प्रकृति से हमें दूर करता है, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, वो पहलू जो है दब सा जाता है विकास के उजले पहलू में। उजला पहलू इसी के लिए कहा है क्योंकि विकास के नाम पर इंसान का जो जीवन है, वो जीवन का स्तर है, रहन सहन का स्तर है, वो आगे बढ़ तो जाता है, लेकिन प्रकृति से वो दूर होता चला जाता है। और विकास के नाम पर जब वो जितना आगे बढ़ता है, उसको उसका विकास का उजलापन कहा जा रहा है यहाँ पर। तो विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया था। यानी प्रकृति को जैसे जैसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता जाता है, प्रकृति और हमसे दूर होती जाती है, हमारे लिए उतना ही नुकसान बढ़ता चला जाता है, जो कि व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा है। हम उसका छोटा सा जायजा लेने दिल्ली में स्थित लोकायन संस्था की ओर से सिंगरौली गए थे। सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुखद भ्रम नहीं था कि औद्योगिकरण का चक्का जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया, उसे रोका जा सकता है। शायद 35 साल पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा ना होकर जीवन की जरूरतों द्वारा निर्धारित होती। यानी लेखक कह रहे हैं कि जब हम आज़ाद हुए उसके बाद से अगर हमने कोशिश की होती 35 साल पहले, तो शायद कोई हम दूसरा तरीका भी सुझा सकते थे अपने आप को विकास की राह पर ले चलने के लिए। अगर हमने उस वक्त वो विकल्प चुन लिया होता तो आज मानव सुख की कसौटी में जो कि हम भौतिक लिप्सा यानी जो जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए ये बिल्डिंग्स तैयार की जाती हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज तैयार की जाती हैं, लाइट्स, सड़कें, पुल बनाना, ये सब विकास का के जो है परिचायक होते हैं, यानी विकास के नाम से परिचित कराते हैं ये सब चीज़ें हमें। तो अगर हमने 35 साल पहले अगर दूसरा कोई तरीका सुझा लिया होता या सोच लिया होता अपने आप को विकसित करने के लिए, तो शायद अगर हम इतना में भौतिक लिप्सा यानी भौतिकता के सुख में और उसके लालच में ना आकर जीवन की ज़रूरतों के आधार पर अपने आप को विकसित करते, यानी जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी ज़मीन को भी जिंदा रख पाते, अपनी प्रकृति से दूर भी नहीं होते, अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाए भी रखते। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थी, क्योंकि अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा था। जिसकी कोशिश अंग्रेजों ने बहुत की थी, आज़ादी के बाद से वैसा ही धीरे धीरे भारत में होना शुरू हो गया। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं थी, वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहें उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। यानी अब लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो भारत की संस्कृति थी उसकी विरासत जो है वो यूरोप की तरह म्यूजियम्स में नहीं थी या संग्रहालयों में, जैसे कि आप उन्हें इन चीज़ों को वो म्यूजियम्स में देखते हैं और संग्रहालयों में देखते थे। भारत ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर ये चीज़ें जो है अपने परिवेश में व्यक्ति अपने साथ लेकर चलता था, जिसे
पश्चिम के लोग म्यूजियम्स में और संग्रहालय में देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पश्चिम के लोग म्यूजियम्स और संग्रहालय में पेड़ पौधे पक्षियों को और इन सब चीज़ों को देखते हैं, भारत के लोग अपने परिवेश में इन सब चीज़ों को साथ में रखते थे। तालाब, झील, पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, जानवरों को पालना, पक्षियों का पालना, और फिर खेत खलिहान, और खेत खलिहानों की वजह से पेड़ पौधे पक्षियों का और फलों का, अनाजों का लोगों के परिवेश के साथ जुड़ा था, उनकी जीवन शैली में उनके साथ जुड़ा था, भारत की संस्कृति के साथ। लेकिन विकास के नाम पर धीरे धीरे भारत भी पश्चिम की राह पर चल पड़ रहा है। लेखक के कहने का ये मतलब है, जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहें उसके समूचे परिवेश के साथ जुड़ा हुआ था। उसका माहौल जो है पेड़ पौधे जानवरों से, पक्षियों से जुड़ा होता था। पहले लोग शौकिया जो है पक्षियों को दाना डालते थे, जिससे पक्षी उनके पास आया करते थे। जानवरों को अपने घरों में पाला करते थे, उनसे पाने वाले जो दूध, दही, मक्खन, उसका प्रयोग वो स्वयं उसका उत्पादन करके स्वयं उसको प्रयोग करते थे। तो ये सब जो है परिवेश से जोड़ के रखता था लोगों को। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। यूरोप में पर्यावरण का जश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना। यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो ये नहीं था कि जो हम पर शासन करना चाहते थे यानी अंग्रेज, वो औद्योगिकरण का मार्ग उन्होंने चुना, बल्कि ट्रेजेडी ये थी कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का जो नाजुक संतुलन था किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इस और हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। लेखक ये बोलते हैं कि जो हमारे शासक है, जो पश्चिम से पढ़ाए हैं, शिक्षा ले आए हैं, ज्ञान ले आए हैं, उसके आधार पर मॉडल तैयार करते हैं और भारत को विकास दिलाने की सोचते हैं। लेकिन जो भारत की जीवन शैली थी, जिसमें भारत के लोग अपने आप को प्रकृति से जोड़कर अपने परिवेश के साथ जुड़कर रहते थे, अगर उस आधार पर विकास की राह चुनी जाती तो जो विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं और विस्थापन की समस्या जो व्यक्ति सह रहा है, आज उन सब समस्याओं से हम कहीं कोसों दूर होते और ये समस्या हमारे आसपास भी नहीं फटक रही होती। सिंगरौली जहाँ कोई वापसी नहीं का संपादित अंश, यानी ये जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ का नाम है, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, जो सिंगरौली की यात्रा का वर्णन लेखक ने यहाँ पे प्रस्तुत किया। और इस यात्रा वृत्तांत से लेखक ने ये समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से, पाठ का नाम अब आप समझ गए होंगे कि इसका शीर्षक जहाँ कोई वापसी नहीं का संकेत क्यों दिया है, नाम क्यों रखा है, कि विकास के नाम पर सरकारी कामकाज के कारण लोगों को अपना गांव, अपना शहर, अपनी ज़मीन छोड़कर जाना पड़ता है। और ऐसा पहले भी हुआ करता था कि प्रकृति की कुछ परेशानियों और दुर्घटनाओं की वजह से लोगों को जगह छोड़नी पड़ती थी, लेकिन जब समस्याएं टल जाती थी तो लोग अपनी जगह पर वापस चले जाते थे। पर विकास के नाम पर बिल्डिंग्स बनाने के लिए और मशीनें लगाने के लिए या फिर सड़क और पुलें तैयार करने के लिए जो ये विकास किया जा रहा है, उसके नाम पर जो लोगों को अपनी जगह, अपनी परिवेश को छोड़ना पड़ रहा है, और खेत खलिहान, हरियाली, वो शांति, पेड़ पौधे, पक्षियों और जीव जंतुओं से जो जुड़ाव, जो परिवेश, जो भारत की संस्कृति थी, और जो ये सब विकास के नाम पर छूट जा रहा है, वहाँ पर इसकी वजह से विकास के नाम पर जब व्यक्ति उस जगह को छोड़ रहा है तो वहाँ पर वापसी की कोई भी, किसी भी तरीके की जो है शंका भी नहीं रह जाती, यानी कोई भी तरीका वापस वहाँ जाने का नहीं रह जाता। और व्यक्ति के विस्थापन के साथ साथ परिवेश का भी विस्थापन हो रहा है, और जो एक बहुत बड़ी समस्या है आज भी। और आज तो ये लेख जो है बहुत ही सटीक बैठता है आज के समय में।
तो आशा करती हूँ पाठ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 1, औद्योगिकरण में पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है? जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो औद्योगिकरण यानी कि जिस तरीके से शहरों में बिल्डिंग्स, कंपनीज और इनके असर जो है पर्यावरण पर हमारे जो पड़ रहा है, वो किस तरीके से इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव तो नहीं ही है, ना के बराबर है, लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसके वो सारे हमें बताने हैं। तो इस प्रश्न का क्या मतलब हुआ कि औद्योगिकरण में पर्यावरण को कैसे प्रभावित इसने कर रखा है, जहाँ कोई वापसी नहीं। ये जो पाठ है हमारा, इस पाठ के आधार पर हमें इसका उत्तर देना है। तो भारत में औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण संकट जो है उत्पन्न हो गया है विकास के नाम पर। यानी कि आप ये देखेंगे कि जगह जगह कंपनीज खुल रही हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल साफ हो जा रहे हैं, और किस तरीके से धुआं और कचरा जो है पर्यावरण को हमारे नुकसान पहुंचा रहा है। और ये सब चीज़ें किस के नाम पर किया जा रहा है? विकास के नाम पे, कि हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने के लिए सब चीज़ें की जा रही है, और ग्रो करने के चक्कर में ये पर्यावरण को हमारे किस तरीके के नुकसान झेलने पड़ रहे, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो विकास के नाम पर किसानों की जो ज़मीन है उसको हथिया ली गई है, उन्हें विस्थापित कर दिया गया। विस्थापित यानी एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें बसना पड़ रहा है अपनी ज़मीनों को छोड़कर। विस्थापन क्या होता है? एक से दूसरी जगह बसना। गांव के गांव निर्वासित कर दिए गए हैं। मनुष्य जो है वो प्रकृति और संस्कृति के महत्वपूर्ण संबंध धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। तो मनुष्य का जो प्रकृति से और अपनी संस्कृति से जो संबंध है वो धीरे धीरे खत्म सा होता जा रहा है। पेड़ों के कटने और फैक्ट्रियों के लगने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, हवा, पानी, धरती सब प्रदूषित होते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे आने वाले टाइम में किस तरीके से शहरों में जो है प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। प्रदूषण का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। इसके लिए लोग अब मशीनें भी घर में रखने लग गए हैं, जिससे कि जो घर की हवा है वो ही साफ़ सुथरी मिल जाए। तो हवा, पानी, धरती सब कुछ प्रदूषित इन्हीं सब वजहों से होता जा रहा है, क्योंकि इंसान जो है वो प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो रहा है, संस्कृति से डिस्कनेक्ट हो रहा है। और ये जो फैक्ट्रीज लग रही हैं, इनसे निकलने वाले हर वो दूषित चीज़ें जो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, ये फैक्ट्रीज बढ़ती चली जा रही हैं और इनसे होने वाले नुकसान को सब जानते हैं, लेकिन रोक नहीं लग रही है। मनुष्य का जीवन संकट में पड़ गया है। इस असंतुलन को, इम्बैलेंस होने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर बढ़ ही रही है। उसको समय पर हमने अगर नहीं रोका तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और प्रकृति में असंतुलन बढ़ाने का जो एक कारण ये है कि आपने देखा होगा कि न्यूज़ आई थी कि अब प्लास्टिक बैग्स जो है उसको बैन कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है कि हमें हमारे प्रकृति की पर किस चीज़ का बुरा असर पड़ रहा है ये जान रहे हैं। इस सब की जानकारी सबको है और इससे तरीके भी सबको मालूम है कि इन तरीकों से सबको जो है बचाया जा सकता है, लेकिन अप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो औद्योगिकरण का हमारे पर्यावरण पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है और ये पाठ के आधार पर ये जानकारी, और ये बच्चे अब जैसे अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर भी समझ में आ गया, बोलेंगे बच्चे कि हमें इतने बड़े आंसर्स नहीं याद होते। आंसर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन आंसर इसीलिए समझाए जा रहे हैं कि आप अपने आसपास उन चीज़ों को कनेक्ट करें और थोड़ा सा इसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बेहतरीन कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आप जो अपने आसपास नोटिस कर रहे हैं, अब आप इसमें 3-4 एग्जांपल्स और भी दे सकते हैं जो आप अपने आसपास नोटिस कर रहे हैं, लोगों का ऐसा काम जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करे। आपका आंसर बेस्ट बनेगा, इससे ज़्यादा अच्छा आंसर बनेगा और आप इससे ज़्यादा अच्छा आंसर लिखेंगे। तो याद नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है कि चीज़ें तो हमें मालूम है, हमें जानकारी सारी है, हम इन्हें प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और इनके उत्तरों को समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? जिससे कि हम इसको अपने तरीके से इस उत्तर को लिख सकें। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर में सूनापन क्यों है? सूनापन यानी शांत है, बहुत ही ज़्यादा शांत है, जहाँ कुछ भी ना हो या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही सूनापन आ गया है। तो उस सूनापन का यहाँ पर क्या मतलब है, क्यों है? और ये अमझर जिसकी चर्चा पाठ में हुई है वो क्या है?
अमझर जो है आम के पेड़ों से घिरा एक गांव है। तो अमझर क्या है? एक गांव है जो गांव आम के पेड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया अमझर। तो अमझर क्या है? आम के पेड़ों से घिरा एक गांव जहां आम झड़ते हैं, इसलिए ये स्थान अमझर के नाम से प्रसिद्ध है। पिछले 2-3 सालों से पेड़ों पर सूनापन है, ना कोई फल पकता है ना कुछ झड़ता है। जब पर्यावरण पर इतना बुरा प्रभाव पड़ गया है कि पौधे जो हैं या वृक्ष जो हैं उन पर फल नहीं लग रहे हैं, और जब फल नहीं लगेंगे तो ना वो पकेंगे ना वो झड़ेंगे। इसका कारण क्या है? अमरौली प्रोजेक्ट की सरकारी घोषणा, यानी सरकार ने अमरौली प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसके तहत जो है पर्यावरण पर इतना बुरा असर पड़ रहा है कि अमझर जो गांव है उसके आसपास जितने भी आम के पेड़ है उस पर ना तो फल आ रहे हैं, ना वो पक रहे हैं और ना झड़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए गए जाएंगे। तब से ये आम के पेड़ सूखने लगे हैं। आम के पेड़ मूक यानी कि शांत सत्याग्रह कर रहे हैं, वो भी एक आंदोलन कर रहे हैं, और उसके रूप में औद्योगिक विकास के नाम पर विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। औद्योगिक विकास के नाम पर कि यहाँ पर भी अब आप देखेंगे कि अमरौली प्रोजेक्ट आ गया, सरकारी घोषणा हो गई, तो सड़कें, बिल्डिंग्स, कंपनीज, फैक्ट्रीज, यही सब इन सब चीज़ों में आता है। और इसके चलते क्या होता है कि फिर औद्योगिक विकास के नाम पर उसको वहाँ पर रहने वाले लोगों को खेत वेत सब हट जाते हैं, फिर वो उसको एक शहर का नाम देने की कोशिश की जाती है, उसको उस तरीके से सजाकर। तो ये जो विस्थापन की प्रक्रिया है, इसकी वजह से हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। लेखक ने खेतों में धान रोपती महिलाओं की किन विशेषताओं का चित्रण किया है? पाठ में लेखक ने हमें उन महिलाओं के बारे में बताया है जो खेतों में धान रोप रही हैं, धान को लगा रही हैं। धान यानी चावल की खेती के बारे में चर्चा की है, उनकी क्या विशेषताएं उन्होंने बताई है। लेखक अमझर गांव में पानी में डूबे धान के खेतों में धान रोपती हुई औरतों को देखता है। धान रोपती हुई, लेखक जो है अमझर गांव जाता है, वहां पर खेतों में पानी में डूबी हुई औरतें हैं जो धान रोप रही हैं। आपने देखा होगा गांव में कि जो धान की रोपाई होती है, पहले उस खेत में बहुत पानी भरा जाता है, फिर उस धान को वो रोपा जाता है। धान की खेती की ये प्रक्रिया है। अब वहाँ पर औरतें ऐसे काम करते हुए दिख रही हैं जिसे लेखक ने देखा, तो लेखक जो है देखकर उनको स्वस्थ, सुडौल एवं सुंदर महिलाओं के रूप में उन सबको देखता है कि वो स्वस्थ भी हैं, सुडौल भी हैं और सुंदर भी हैं। लोग सुंदर बनने के लिए, सुडौल बनने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए ना जाने कितने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कितना जिम करते हैं, उसके बाद जाके वो कहीं, और ये औरतें अपने जीविका के लिए ये सब काम कर रही हैं और उनको उनका मेहनताना भी उस लेवल का नहीं मिलता है। और उसके बाद भी देखिए आप, अपनी जीविका कमाने के साथ साथ वो स्वस्थ भी हैं, सुडौल भी हैं और सुंदर भी हैं। उन्होंने अपने सिर पर किश्ती नुमा टोपी पहनी हुई है जो वियतनामी और चीनी औरतों की याद दिलाती है। वो काम करने वाली औरतों ने अपने सर पे जो भी टोपी रखी हुई है या पहनी हुई है वो वियतनामी और चीनी औरतों की याद दिलाती है, क्योंकि उनके परिधानों में से भी वही एक तरीका है। किसी की आहट सुनकर हिरनियों की समान सिर उठाकर चौंक कर देखती हैं। जैसे उन्हें आहट सुनाई देती है कि कोई आ रहा है तो वो हिरनों की तरह अपनी नज़रें उठाकर चौंक कर देखती हैं, वरना वो अपने कामों में व्यस्त रहती हैं। फिर क्या करती हैं? मुस्कुराती हैं और फिर सिर झुकाकर अपने काम में लग जाती हैं। तो गांव में अमझर में जाकर जब लेखक खेतों में धान रोपती महिलाओं को देखता है तो उनको देखकर लेखक ने जो महसूस किया कि वो स्वस्थ भी हैं, सुडौल भी हैं, सुंदर भी हैं। जब किसी के आने की आहट देखती हैं, सुनती हैं, तो वो उनको देखकर चौंक कर देखती हैं, मुस्कुराती हैं और फिर अपने काम में लग जाती हैं। और वियतनामी और चीनी औरतों की तरह उन्होंने अपने सर पे टोपी पहनी हुई है। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। औद्योगिकरण के बाद नई योजनाओं के कारण सिंगरौली में क्या परिवर्तन हुआ? अब औद्योगिकरण के बाद जो है नई योजनाएं आ रही हैं, उससे सिंगरौली में क्या बदलाव होने को देखने को मिलता है। सिंगरौली में औद्योगिकरण की नई योजनाओं के अंतर्गत, सिंगरौली में जब औद्योगिकरण की नई योजनाएं आती हैं तो उसके अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। अब सिंगरौली जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अपने अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था, काला पानी जैसे कि सभी इससे संबंधित जो उक्तियां हैं उनको सुनते हैं कि काला पानी की सज़ा, तो मतलब वो एकदम शांत और निर्जन स्थान पर है तो वो सबसे कठिन सज़ा है। तो उसी तरीके से जो सिंगरौली है वो अपने अकेले और सूनेपन की वजह से काला पानी के नाम से और खूबसूरती की वजह के कारण बैकुंठ यानी स्वर्ग की तरह दिखता था।
अब प्रकृति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ है। कोयले की खदानों और उन पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों की एक पूरी श्रृंखला ने पूरे प्रदेश को अपने में घेर लिया और आज की डेट में जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण वो बैकुंठ और काला पानी के नाम से की तरह देखा और समझा जाता था, अब वो किस तरीके से औद्योगिक योजनाओं के चलते इन सब चीज़ों से घिर गया है। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। सिंगरौली के उजड़ने पर लेखक को इतना क्षोभ क्यों हुआ? तो सिंगरौली जो है उसकी चर्चा बताई गई कि किस तरीके से खूबसूरत है वो प्राकृतिक रूप से, लेकिन फिर बाद में योजनाएं जब आई तो उन योजनाओं के चलते किस तरीके से कोयले की खदानों से वो घिर गया, विद्युत ग्रहों से घिर गया और उनकी श्रृंखला पूरे प्रदेश में देखने को मिली, तो वो एक तरीके से उजड़ गया। तो लेखक को इस बात का इतना क्षोभ, इतना मतलब आप एक कह सकते हैं कि अच्छा ना लगना, उन्हें अच्छा नहीं लगा ये चीज़। सिंगरौली के उजड़ने पर लेखक को इतना क्षोभ इसलिए है क्योंकि सिंगरौली की भूमि जो है उर्वर यानी उपजाऊ, जिसमें उपजाऊ मतलब कि ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ थी, जिसमें कुछ भी वो बहुत ज़्यादा आपको वो उसमें बना कर देती थी अनाज। तो भूमि जो है बहुत ज़्यादा उर्वर थी, उपजाऊ थी और जंगल इतने समृद्ध है कि उनके सहारे शताब्दियों तक हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण कर सकते हैं। तो सिंगरौली जो है वहाँ की प्राकृतिक संपदा जो है अपार थी, वहाँ पर शताब्दियों तक हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण कर सकते थे, इतनी ज़मीन उर्वर थी वहाँ की। सिंगरौली अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, बैकुंठ और अकेलेपन के कारण काला पानी के नाम से जाना जाता था। औद्योगिकरण के विकास के कारण यहाँ पर विस्थापन का उदाहरण बनकर ये रह गया है और ये औद्योगिकरण के विकास के नाम पर ग्रामीण अंचल को इतनी नासमझी और निर्ममता से उजड़ता देख लेखक का मन व्यथित हो जाता है। इतनी ज़्यादा प्राकृतिक संपदा को लिए हुए एक ज़मीन जो है जिसके औद्योगिकीकरण के नाम पर, के नाम पर और विकास के नाम पर जिसे बेकार कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसकी वजह से लेखक जो है वो क्षोभ से ग्रसित है। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने अपने लिए अनूठापन किसे कहा है? अनूठापन यानी अनोखापन, अनोखा, अलग, अद्भुत। लेखक ने शहर के लोगों को अपने काम के लिए विस्थापित होकर अनाथ जिंदगी बिताते हुए देखा था। लेखक के लिए अनोखापन क्या है? अब वो बताते हैं कि जो लेखक हैं उन्होंने शहरों में लोगों को अपने सिर्फ काम के लिए विस्थापित होकर अनाथ सी जिंदगी बिताते हुए देखा। आपने देखा होगा घर परिवार में कोई एक आदमी शहर को निकल जाता है, या फिर जरूरी नहीं है कि गाँव का ही आदमी शहर को निकल रहा है, यही एक एग्जाम्पल रह गया। शहर का व्यक्ति भी जो है कहीं दूसरे शहर में, स्टेट में जाकर रह सकता है, अकेले जिंदगी बिता रहा है, कमा रहा है पैसों के लिए, सिर्फ वो अलग जिंदगी बिता रहा है। तो ऐसे लोग विस्थापित होते, अनाथ से जिंदगी बिताते। अनाथ सा मतलब कि पूरा परिवार है लेकिन आपको अलग से जाकर, अलग स्टेट में जाकर आपको कमाना पड़ रहा है, अकेले रह रहे हो आप। विस्थापित लोग शहरों में भयावह जीवन जीने को विवश थे। विस्थापन से पहले वे अमीर गांव में आम के पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़ों और पानी से भरे खेतों में काम करके जीवन व्यतीत करते थे। गांव का दृश्य देखना लेखक के लिए एक अनूठा अनुभव था और इस तरीके का व्यक्ति जब गाँवों में जाता है तो उसका जीवन आनंदमयी हो जाता है। आप देखेंगे, आप छुट्टियां ले लेकर किस तरीके से हिल स्टेशंस पर जाते हैं, क्यों? अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में भी लोगों को वही प्राकृतिक नज़ारे, झरने, नदियाँ, पेड़ पौधे, यही आपको अभी भी फ्रेश फील कराते हैं। शहरों में जितना भी आपको अवेलेबिलिटी मिल रही है चीज़ों की, पैसा कमा रहे हो आप, लेकिन वो सुख नहीं मिलता जो इस तरीके से मिलता है। हर चीज़ की ज़रूरत होती है पर बैलेंस नहीं है कहीं पे कोई। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। 20 वर्ष पहले सिंगरौली के जंगल में किस जाति के पेड़ों का बाहुल्य था? बाहुल्य मतलब अधिकता थी। तो यहाँ पर 20 साल पहले की बात हो रही है। 20 साल पहले सिंगरौली में जंगल में कौन से जाति का पेड़ जो था बहुत ज़्यादा मात्रा में था? सिंगरौली का नाम जो है श्रृंगवली पर्वतमाला से निकला है, यानी सिंगरौली नाम जो है वो श्रृंगवली पर्वतमाला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली हुई है। कौन सी दिशा में? पूर्व पश्चिम में है। चारों ओर फैले घने जंगल के कारण यातायात के साधन इतने सीमित थे, ये चारों ओर घने जंगल से घिरा हुआ था, इसलिए यातायात के साधन भी इतने ज़्यादा नहीं थे, सीमित थे कि एक जमाने में सिंगरौली अपने अतुल जिसकी तुलना ना की जा सके,
ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य था, अतुलनीय था वो। तो अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद काला पानी के नाम से जाना जाता था। 20 वर्ष पहले तक सिंगरौली का समूचा क्षेत्र, समूचा यानी कि की पूरी जो ज़मीन है वो विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहाँ अधिकांशतः कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। तो 20 साल पहले की बात है, सिंगरौली इस तरीके से घने जंगलों से घिरा हुआ था और काला पानी के नाम से जाना जाता था। यातायात के साधन सीमित थे और यहाँ पर पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, पहली बात तो कि वो विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों से घिरा हुआ था। दूसरा, यहाँ पे कत्था, महुआ और बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। प्रश्न नंबर 1 लेते हैं यहाँ पर। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, जहाँ कोई वापसी नहीं। ये पाठ के आधार पर हमें इसका उत्तर बताना है। अब लेखक एक बात यहाँ पर बोलते हैं पाठ में कि आधुनिक औद्योगिकरण जो है उसकी आंधी में, यानी औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो एक तरीके से इसकी आंधी सी आ गई है। तो इससे सिर्फ मनुष्य ही नहीं उजड़ता, बल्कि उसका माहौल, परिवेश यानी माहौल, और उसकी संस्कृति भी, और उसका आवास स्थल जहाँ वो रहता है और रहन सहन सब कुछ बदल जाता है इसके साथ भी, तो सब नष्ट हो जाता है। तो इसका क्या अर्थ है, क्या बोलना चाहते हैं लेखक इससे? आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। लेखक प्रकृति और इतिहास के निर्वासन के अंतर को स्पष्ट करता है, यानी यहाँ पर लेखक जो है वो प्रकृति का निर्वासन और इतिहास के निर्वासन में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण लोग कुछ समय के लिए निवास स्थान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर तो चले जाते हैं और संकट समाप्त होने पर पुनः अपने घर लौट भी आते हैं, पर औद्योगिकरण के कारण जब परिवेश हमेशा के लिए उजाड़ दिए जाते हैं तो लोग अपने घरों को लौट नहीं पाते हैं। यानी प्राकृतिक परेशानियां जब आती हैं तो लोग एक वक्त के लिए अपने घर परिवेश से तो उजड़ जाते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद माहौल सही होने पर वो वापस आ जाते हैं अपनी जगहों पर, उनकी संस्कृति और उनका आवास स्थल वापस उन्हें मिल जाता है। लेकिन जब इंसान अपनी परियोजनाओं के चलते हुए जब ऐसी चीज़ों का निर्वासन करता है, विस्थापित करता है, तो वहाँ पर दोबारा लौटने की गुंजाइश नहीं रह जाती, उन्हें जीवन भर निर्वासन भोगना पड़ता है। मनुष्य को औद्योगिकरण के कारण अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है और उसको अपनी संस्कृति और अपने निवास स्थल को छोड़कर दूसरी संस्कृति या फिर जगहों को अपनाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? अभी हमने पिछले ही प्रश्न में पढ़ा कि प्रकृति के कारण जब आपदाएं आती तो उससे विस्थापन होता है, तो उसमें गुंजाइश रहती है वापस लौटने की, पर औद्योगिकरण जो इंसान के परियोजना है उसके चलते जो विस्थापन होता है उसमें गुंजाइश नहीं रह जाती। ये हालांकि एक मोटा मोटा अंतर है। आगे पढ़ते हैं इसमें इसका उत्तर कि इसमें क्या क्या अंतर और भी देखने को मिलते हैं। विस्थापन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति के कारण, दूसरा औद्योगिकरण के कारण। इन दोनों विस्थापनों में बहुत अंतर है। प्रकृति के कारण विस्थापन अस्थायी होता है। स्थायी मतलब कि परमानेंट नहीं होता है। लोग कुछ समय के लिए प्राकृतिक आपदा के कारण अपना घर बार छोड़कर चले जाते हैं, किंतु आपदा के नियंत्रण में आते ही वे अपने मूल स्थान पर लौट जाते हैं। आपने कई बार समाचारों में भी देखा होगा कि बारिश के दिनों में ज़्यादा बारिश होने की वजह से पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि भारी बारिश की गुंजाइश है, और वहाँ का इलाका जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से दोबारा जो है या लोगों को बता देता है कि इस तरीके से बचकर रहना है, या फिर जगह छोड़ने वाली बात हो गई है कि बहुत ज़्यादा ही बुरी स्थिति हो जाएगी तो जगह छोड़ने के लिए भी आगाह कर दिया जाता है। वापस माहौल सेट होने पर आदमी दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है। उनका परिवेश और संस्कृति यथावत यानी कि वैसे के वैसा ही बने रहते हैं। इसके विपरीत यानी इसके दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन होता है उसके विकास के नाम पर सोची समझी नीतियों के अंतर्गत लोगों को अपना घर, खेत,
संस्कृति सदा के लिए छोड़ देना पड़ता है। वे कभी कभी अपने मूल स्थान पर वापस नहीं आ पाते और शरणार्थी जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। जहाँ कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट पास हो गया, वहाँ के किसानों से उनके खेत खरीद लिए जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, वो उस ज़मीन को छोड़ देते हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार कर दी जाती है। इससे क्या होता है, आपका अपना जो मूल स्थान है, निवास स्थल, उसे छोड़ना पड़ता है, आपकी संस्कृति छोड़नी पड़ती है और इस तरीके से औद्योगिकरण जो है बढ़ता चला जा रहा है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान तो पहुँचा ही रहा है, लोगों को उनकी संस्कृति से, निवास स्थल से भी बिछड़ने को मजबूर कर देता है। प्रश्न नंबर 3, जहाँ कोई वापसी नहीं, इस पाठ के आधार पर किस मूलभूत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। मेनली यहाँ पर कौन सी समस्या है जिसकी ओर लेखक जो है हमारा ध्यान जो है उस ओर ले जाना चाहते हैं। इस पाठ में जो डिस्कस किया है लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत में, यात्रा वृत्तांत क्योंकि लेखक जो है अमझर गए हैं और वहाँ की यात्रा के दौरान ये सब चीज़ें देख रहे हैं और उसको उन्होंने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है और जिसको वो लेखन में अपने शामिल करते हैं। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक निर्मल वर्मा ने औद्योगिकरण विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश रूपी विस्थापन संबंधी समस्या को चित्रित किया है। यानी पर्यावरण का विनाश जिस औद्योगिकरण के विकास के कारण हो रहा है और उससे होने वाली विस्थापन संबंधी समस्या जो है उसको उन्होंने यहाँ पर बयान किया है। लेखक का ये मानना है कि जो पश्चिम देश हैं उसकी अंधाधुंध दौड़ में प्राकृतिक संतुलन कहीं पीछे छूट गया है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन होना चाहिए। विकास करना जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पर हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और इन दोनों के बीच का जो संतुलन है वो बनाना हमारा काम है। नहीं तो ये विकास जो है हमेशा विस्थापन, पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता ही रहेगा। विकास के नाम पर मनुष्य अपने समाज, संस्कृति और परिवेश में विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश है। लेखक का मानना है कि पश्चिम को आदर्श बनाकर, यानी कि पश्चिमी सभ्यता को देखते हुए हम विकास करना चाह रहे हैं, लेकिन उस विकास के चलते हम अपना नुकसान कितना कर रहे हैं ये कोई देख नहीं पा रहा। और भारतीय प्रशासन जो है इसने जो नीतियां बनाई है उनके स्थान पर उन्हें भारतीय संस्कृति के आधार पर बनाया जाता तो अधिक बेहतर होता। यानी हम दूसरों को कॉपी करने के बजाय हम अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अगर योजनाएं बनाते और उसके तहत चलते तो शायद हमें इतने नुकसान नहीं झेलने पड़ते। प्रश्न नंबर 4, कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। मान लीजिए एक पहाड़ी इलाका जो आपको बहुत सुंदर लग रहा है, अब वह बहुत ज़्यादा सुंदर होने की वजह से क्या हो जाता है, वो मोनेटाइज कर दिया जाता है। जितना ज़्यादा वहाँ पे आप देखेंगे टूरिज्म होता है, आप देखेंगे उस प्राकृतिक सौंदर्य को लोग वहाँ घूम फिर कर कचरा फैलाकर कितना गंदा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि कभी कभी किसी इलाके की जो सुंदरता है, संपदा जो है उसके, वही अभिशाप बन जाती है उसके लिए। तो जहाँ कोई वापसी नहीं, इस पाठ के आधार पर हमें ये बात स्पष्ट करनी है और भी अच्छी तरीके से। लेखक ने क्षेत्र की समृद्ध संपदा को ही विनाश का कारण माना है। लेखक का मानना ऐसा है कि कोई क्षेत्र जो है अपनी सुंदरता के कारण और अपनी प्राकृतिक संपदा के कारण ही जो है विनाश का कारण बनता है, क्योंकि लोगों की नज़र जब उस पर जाती है तो वो उसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके फ़ायदा उठाने के चक्कर में क्या बिल्डिंग्स बना लेंगे, कंपनीज बना लेंगे। औद्योगिकीकरण के चलते विकास के नाम पर जो है उसको, जो प्राकृतिक संपदा है उसकी वैल्यू ना करके वो उस तरीके से उसको यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को ठेस पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। क्योंकि जो क्षेत्र प्राकृतिक धन संपदा और वैभव से परिपूर्ण होते हैं, समय आने पर वही संपन्नता उनके विनाश का कारण बन जाती है। सिंगरौली भी एक प्राकृतिक समृद्ध क्षेत्र था। दिल्ली के सत्ताधिकारियों और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रह सकी। जहां कोई आदमी खटकता ना था, वहां केंद्र और राज्य सरकारों के अफसरों और इंजीनियरों और विशेषज्ञों का तांता लग गया। स्वार्थ लोलुपता यानी कि सेल्फिशनेस के कारण सिंगरौली की प्राकृतिक संपदा का दोहन होने लगा, यानी उसका जो शरण होने लगा, यानी उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्वार्थ लोलुपता यानी सेल्फिशनेस। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। प्रकृति और इतिहास के बीच गहरा अंतर है। तर्क सहित उत्तर देना है। प्रकृति और हमारा इतिहास, इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। वो क्या है? प्रकृति और इतिहास में गहरा अंतर है। प्रकृति का जन्म प्राकृतिक रूप से होता है, जबकि इतिहास का निर्माण मनुष्य करता है। प्रकृति मनुष्य की रचनाकार है और प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य अस्थायी रूप से निर्वासित होता है। संकट टल जाने पर पुनः अपने परिवेश में लौट आता है और अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। औद्योगिकरण के कारण इतिहास में मनुष्य का विस्थापन स्थायी रूप से होता है, यानी परमानेंट हो जाता है।
जब इंसान के योजनाओं के तहत जब विस्थापन करना पड़ता है तो वो परमानेंट छोड़ना पड़ता है, उसे अपनी जड़ों से कटकर शरणार्थी जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है। मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारस्परिक संतुलन बिगड़ जाता है। प्राकृतिक संपदा मनुष्य को संपन्न और समृद्ध बनाती है, उसे जीवन दान देती है। इसकी अपेक्षा मनुष्य जो है अपने स्वार्थ में प्रकृति के ही विनाश का कारण बन जाता है। यानी वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के कारण अब उसके जो लॉन्ग टर्म में जो नुकसान होने वाले हैं वो उसको नहीं देख रहा है। एट प्रेजेंट वो क्या चाहता है और क्या करना चाहता है और उससे होने वाले फायदे जो है वो देख रहा है, आगे बढ़कर जो है उसके नुकसान नहीं देख पाता और जिसके चलते वो गहरा नुकसान करता जा रहा है अपना। प्रश्न नंबर 6, आधुनिक भारत में नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? आज के टाइम में भारत में जो है नए शरणार्थी किन्हें कहा जा रहा है? या फिर इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछ सकते हैं कि निर्मल वर्मा ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किनको कहा है, किन्हें कहा है और क्यों कहा है? या फिर इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जहाँ कोई वापसी नहीं, इस पाठ के आधार पर लेख में लेखक ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा है और क्यों? कॉमन क्वेश्चन है, एक ही बात पूछ रहे हैं कि शरणार्थी कौन है, किसे कहा गया है लेखक के हिसाब से। लेखक औद्योगिक विकास के नाम पर गांव की जनसंख्या को विस्थापित किए जाने को नए शरणार्थी मानता है। यानी औद्योगिकरण के नाम पर, विकास के नाम पर गांव जब उजाड़ दिए जाते हैं, वहाँ की जनसंख्या को विस्थापित कर दिया जाता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो लेखक उनको शरणार्थी मानते हैं। यह सिंगरौली जैसे गांव है जहां लोगों को विकास प्रोजेक्ट के नाम पर उनके मूल निवास स्थानों से उजाड़ दिया जाता है। औद्योगिक विकास के कारण गाँव के लोगों को उनकी संस्कृति और परिवेश से समूल यानी कि अपनी ओरिजिनलिटी के साथ उन्हें वहाँ से उजाड़ फेंक दिया जाता है। विकास और प्रगति के नाम पर जब लोगों का उन्मूलन किया जाता है, उन्मूलन यानी कि कटाव, तब वे फिर कभी लौटकर अपने घर पर नहीं आ पाते, वे शरणार्थी बनकर रह जाते हैं। औद्योगिकरण के ने आधुनिक भारत में ऐसे नए शरणार्थी बना दिए हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? जो कि पिछले प्रश्नों में हम कई बार इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि प्रकृति के कारण हुए विस्थापन में और औद्योगिक विकास के नाम पर हुए विस्थापन में क्या अंतर है। विस्थापन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति के कारण, दूसरा औद्योगिकरण के कारण। इन दोनों विस्थापनों में बहुत अंतर है। प्रकृति के कारण जो है विस्थापन अस्थायी होता है। पहला कारण, लोग कुछ समय के लिए प्राकृतिक आपदा के कारण अपना घर बार तो छोड़ देते हैं, किंतु आपदा के नियंत्रण के बाद ही, अब मान लीजिए बाढ़ आ गई है, बाढ़ चली गई, क्षेत्र जो है नॉर्मल हो गया, तो व्यक्ति जो है अपना निवास स्थल पर दोबारा आ जाता है, अपनी प्रकृति को और अपनी संस्कृति के साथ और अपने निवास स्थल पर वापस आ जाता है और अपने मूल स्थान पर लौट जाता है। उनका परिवेश और संस्कृति उन्हें वैसे का वैसा वापस मिल जाता है। इसके विपरीत औद्योगिकरण विस्थापन विकास के नाम पर सोची समझी नीतियों के अंतर्गत लोगों को अपना घर, खेत और संस्कृति सदा के लिए छोड़ देना पड़ता है। वे कभी अपने मूल स्थान पर वापस नहीं आ पाते, शरणार्थी जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। मान लीजिए आपको टेक एन एग्जाम्पल की आप ज़्यादा ईजिली समझ पाएंगे, आप किसी एरिया में मेट्रो का काम चल रहा है, वहाँ उस जगह पर जो भी घर होगा या कोई किसी की संपत्ति होगी, उसको उसका पैसा देकर उस व्यक्ति को अपना वो निवास स्थल छोड़ना ही होता है। तो क्या हुआ, ये औद्योगिक विकास के चलते क्या हुआ, किसी को उसका घर छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर ये वही बदलाव है, एक उदाहरण ये बनकर उसके सामने आया है। अब इस तरीके से चीज़ें विकास करते करते गांवों तक पहुँच रही हैं या फिर ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर भी पहुँच रही हैं जिनकी संपदा अपार है, और नज़र पड़ने से उनकी सुंदरता पर क्या होता है कि लोग उस पर विकास करना चाहते हैं और विकास इस हद तक करने की सोच ले जाते हैं कि उसके नुकसान अपार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है। जहां कोई वापसी नहीं के आलोक में इस कथन को सोधारण स्पष्ट करना है। भारत में औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया है। विकास के नाम पर किसानों की जमीन हथिया ली गई है, उन्हें विस्थापित कर दिया गया है, गांव के गांव निर्वासित कर दिए गए हैं। मनुष्य प्रकृति और संस्कृति के महत्वपूर्ण संबंध धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। पेड़ों के कटने और फैक्ट्रियों के लगने से वातावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, हवा, पानी, धरती सब प्रदूषित हो रहे हैं। मनुष्य का जीवन संकट में पड़ गया है। इस असंतुलन को समय पर नहीं रोका गया तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, और इसके नुकसान कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे अभी लेटेस्टली जो है झेले भी हैं कि किस तरीके की जो महामारी है वो सब फैल रही है, सब इन्हीं से चीज़ों से ही जुड़ी हुई हैं। प्रश्न नंबर 9,
जहाँ कोई वापसी नहीं में लेखक ने भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी किसे कहा है और क्यों कहा है, या फिर इस प्रश्न को इस तरीके से पूछ सकते हैं कि लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। स्वतंत्रता के बाद की भारत में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी बनकर आया वो क्या चीज़ है। लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो हमारे प्रशासक वर्ग ने पाश्चात्य औद्योगिकरण की देखा देखी योजना बनाते समय उपायों पर विचार नहीं किया। यानी कि जो ट्रेजेडी है वो ये कि जो सरकार है या उसके जो काम है या जो प्रशासक वर्ग है उसने पाश्चात्य को कॉपी कर लिया है, यानी दूसरों को कॉपी करते हुए उसने अपनी परियोजना बनाई है कि किस तरीके से भारत का विकास करना है, बजाय कि उनको इसमें अपडेट करने चाहिए थे जो भारत की संस्कृति है या फिर यहाँ जो भी आपका माहौल है उसको देखते हुए अगर आपने योजना बनाई होती तो ज़्यादा अच्छा विकास होता। अगर बहुत तगड़ा विकास ना हो रहा होता तो नुकसान नहीं होते और नुकसान ना होने से भी काफ़ी अच्छा विकास हो सकता था। प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच संतुलन नष्ट हो गया है, होने से बचाना ज़्यादा जरूरी था उनके लिए। हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधिकारियों का ध्यान कभी इस ओर गया ही नहीं। भारतीय संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति के परिवेश में भिन्नता है, तो भारत की संस्कृति और यूरोपीय जो संस्कृति उसमें काफ़ी अंतर है, वो सबको मालूम है। अब यहाँ पर यूरोपीय संस्कृति को कॉपी किया जाएगा तो उसके हमें कई सारे नुकसान झेलने पड़ेंगे। विकास तो होगा लेकिन उसकी वजह से कई ज़्यादा 2 गुना 3 गुना आप कह लीजिए बहुत बड़े लेवल पे हमें नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। पश्चिम की नकल करते हुए औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हो गए। उन्हें भारतीय संस्कृति के निर्धारित तत्वों का ज्ञान नहीं था। इस कारण प्रकृति तथा मानव के संबंध को औद्योगिकरण के लिए ध्वस्त करने में देर नहीं लगी और हमने दूसरों को कॉपी किया। इस वजह से हम ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं। विकास तो कर रहे हैं लेकिन विकास से ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं। हमें हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, हमारी प्राकृतिक संपदा को ध्यान में रखते हुए और नुकसान के बारे में सोचते हुए जो है अपने प्लान्स बनाने चाहिए थे जिससे हम ज़्यादा विकास तेजी से कर पाते। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। निर्मल वर्मा के जीवन और रचनाओं का परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है, या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निर्मल वर्मा के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी जो भाषा शैली है उसके 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है, जो कि हमने जीवन परिचय में भी पढ़ा था। आप चैनल पर जाकर निर्मल वर्मा के जीवन परिचय सर्च कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं जहां पे आपको निर्मल वर्मा का जीवन परिचय और इस पाठ की जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ में मिल जाएगी। यहाँ पर हम बात करते हैं निर्मल वर्मा का जो जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था शिमला में, हिमाचल प्रदेश में 3 अप्रैल सन 1929 को। प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए इन्होंने अपना बचपन जो है पर्वतीय प्रदेश में व्यतीत किया। शिमला से हैं तो पर्वतीय प्रदेश में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और वहाँ के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने इतिहास में MA किया। निर्मल वर्मा ने चेकोस्लोवाकिया लेखक संघ के आमंत्रण पर चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान में चेक उपन्यासों और कहानियों का हिंदी अनुवाद उन्होंने किया है। लंदन में टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए राजनीति और सांस्कृतिक रिपोर्टाज लेखन का कार्य भी इन्होंने किया। सन 1970 में वे स्वदेश लौट आए, अपने देश वापस लौट आए। वहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में फेलो रहे। सन 2005 में हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा की मृत्यु हो जाती है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं परिंदे, जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, बीच बहस में और सूखा आदि हैं। वेदिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख और अंतिम अरण्य उपन्यास भी हैं इनके। हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुंध, आपके यात्रा स्मरण है। तो ये इनके यात्रा संस्मरण है। इनकी भाषा शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहला कि निर्मल वर्मा की जो भाषा शैली है उसमें विचार सूत्र की गहनता को रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। उनके जो विचार हैं उनको ज़्यादा गहराई से और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, शैली में अनोखी कसावट है। जो उनकी रचना शैली है वो उसमें कुछ अनोखापन है। और तीसरा जो इसमें पॉइंट है, भाषा में इनके मिश्रित और संयुक्त वाक्य का अधिक प्रयोग करते हैं, यानी लंबे वाक्य बनाते हैं। उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। उर्दू और अंग्रेजी दोनों तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये अपनी रचना में दिखते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पार्ट से संबंधित जो है काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए हैं, जो आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। अच्छे से पढ़ें। एक बार में नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप 2 और 3 बार देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप प्रश्नों को और उनके उत्तरों को
अच्छी तरीके से सिर्फ समझें, उन्हें रटे नहीं और फिर उनको लिखने की प्रैक्टिस करें। इससे आप ज़्यादा बेहतरीन उत्तर लिखेंगे और ज़्यादा आप उसको रटने पे फोकस नहीं करेंगे। और रटने पे फोकस करने से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है मेमोरी लॉस हो जाए, कुछ भी। आप अब बहुत बार बच्चों के साथ होता है कि रटी हुई चीज़ें भूल ही जाते हैं, लेकिन आप समझ के जो चीज़ें करेंगे आपको याद रहेंगी। और याद नहीं रहेंगी तो समझ कर पढ़ने और समझने से क्या होता है, आप अपने आंसर्स बनाकर लिख पाते हैं। इसलिए बच्चों को ये बताया जाता है या फोकस किया जाता है कि आप चीज़ों को समझें अच्छी तरीके से। आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और अगर आपको वीडियो हेल्प कर रही है तो ज़रूर इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं कि मैम ये वीडियोज़ नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही हैं, क्योंकि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आ जाकर चेक नहीं कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक करिए, आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हर बच्चे की हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको